हाँ, संडे के बाद तो नहीं प्लान दे दिया सब लोगों ने। दिस इज स्लाइड फिजिक्स। वन पुली, द सेकंड पुली, थर्ड, वन टू, तीन पुली है, फिक्स्ड है या मूवेबल पुली है यहाँ पे। दिस इज a movable pulley here also, and another movable pulley here. This is weighing 2520 न्यूटन। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। दिस इज अ रोप which is fixed at one end। ये रोप इस तरह से जा रही है। And this is the force applied by us. Now remember that whenever a rope is one piece, throughout everywhere tension would be the same. ठीक है? Tension force or the force will remain the same. So see this rope जो मैंने रेड से बनाया है, it is the same everywhere. सेम रोप है ये। तो इसकी वजह से क्या होगा, हर जगह सेम फोर्स लगेगा। यहाँ भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ। So when a rope is single piece, massless, it will have same tension force everywhere। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स शो करेंगे, टेंशन फोर्स शो करते हैं, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इस पुली पे एक फोर्स ये लग रहा है, ये लग रहा है। फोर्स on an object is always represented away from it। तो ये पुली है, इस पुली पे फोर्स किधर लग रहा है, अवे फ्रॉम इट, एफ। इस पुली पे फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। अब हमें क्या कर कंसिडर करना है, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना है। ये रेस्ट पर है इस मोमेंट पे। कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, एफ 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 एफ। कितना एफ हो गया ये, सिक्स एफ। तो सिक्स एफ विल बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स विच इज 2520। एफ का वैल्यू आ जाएगा, 420 न्यूटन। हम्म। कहाँ पे, इस पे तो वही रहेगा ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। सबको डिस्कनेक्ट करो तो सिर्फ इसको, इस पे जो अटैचमेंट है उस पे फोर्स दिखाने हैं तुम्हें। ये सर सभी हर ऑब्जेक्ट में, वो तो अननेसेसरी है। वो तो जस्ट टू मेक डायरेक्शन ऑफ द रोप, वो इससे अटैच नहीं है। इस बॉडी से जो अटैच्ड है उसी पुली को मुझे कंसिडर करना है। तो सबसे पहली बात, ये देखो टेंशन थ्रू आउट द रोप हैज टू बी द सेम बिकॉज द एंटायर रोप इज वन पीस। ठीक है, हर जगह सेम ही रोप जा रही है, तो हर जगह टेंशन फोर्स सेम एफ के बराबर होगा। दूसरी बात, टेंशन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। जैसे मान लो इस पुली पे मेरे को फोर्सेस दिखाने हैं, तो इस पुली के इस साइड में रोप ऊपर की तरफ है, इस साइड में रोप ऊपर की तरफ है, तो आई शो द फोर्स लाइक दिस। तो इस पे एफ इधर लगेगा, एफ इधर लगेगा। लेकिन मान लो मुझे इस पुली पे फोर्स दिखाना है, जो मैंने शेड किया हुआ है, इस पुली पे फोर्स कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, अवे फ्रॉम द बॉडी। हाँ, हमें उन पुलिस से मतलब है जो कि इस ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है। ये पुली कनेक्टेड है, ये पुली कनेक्टेड, ये पुली कनेक्टेड, ओनली थ्री पुलीज आर अटैच विद दिस मास। उसी को से हमें मतलब था। द आंसर इज दिस। हम्म। हाँ, अब मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, वो देखो एक बार। मौका भी करते हैं, अभी सब करते हैं, मौका भी करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, ब्लू एंड पिंक वाला था ना।
Nat 14, area of three similar blue hemispheres are given to be 36. Find the area of the red region. सबके बाद आज गया ना क्वेश्चन ये वाला? अनि अनन्या, मिहिरा, Yes, sir. area of three similar blue hemispheres are given to be 36. Find the area of the red. These are not circles, these are hemispheres. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। ओके सर। मैं चाह रहा हूं तुम लोग सॉल्व करो इसको खुद से। रेड वाले स्फीयर का रेडियस मैंने आर ले लिया, इसको एक्स ले लो और उसको स्मॉल आर ले लो। हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर, है ना? तो 2 पाई x स्क्वायर की वैल्यू में दे रखी है। हेमिस्फेयर वो सर्कल का होता था पहले। हेमिस्फेयर और सेमी सर्कल, हेमिस्फेयर में कितना डिफरेंस है तुम्हें पता नहीं? हेमिस्फेयर क्या होता है? स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस नहीं पता तुम्हें? क्या हो रहा है तुम लोगों को? लुटिया डुबा दोगे मेरी। ये हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेके चलना है। ठीक है, तो 2 पाई x स्क्वायर हेमिस्फेयर हो गया, बिकॉज हेमिस्फेयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो आधे का हो जाएगा बाई 2,
स्फेयर का एरिया 4 पाई r² होता था, वही रहेगा, ठीक है। उसका आधा करोगे, हेमी, हेमी और सेमी एक ही होता है, सेमी हेमिस्फीयर इज हाफ। कोई बात नहीं। अब जो इसमें की पॉइंट है वो ये है कि यहाँ जरा देखो, इन दोनों के सेंटर ज्वाइन करो। जब इन दोनों के सेंटर तुम ज्वाइन करोगे तो ये क्या है, दिस इज रेडियस आर, दिस इज द रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। एंड एक इसको यहाँ ज्वाइन करो, दिस इज ओ ए बी सी, ए बी सी राइट ट्राइंगल। तो मुझे बताओ इसमें ए सी क्या होगा? R - R होगा, बिकॉज ये आर है ना, ये आर है, ये पूरा कैपिटल आर है। तो इसमें से माइनस कर दिया, तो ये R - R हो गया। और ये कितना है? ये 2x है, x+x 2x है। तो इस वाले ट्राइंगल में कैन वी अप्लाई पाइथागोरस? R+R² will be R - R² प्लस ये कितना था, 2x का होल स्क्वायर। यहाँ बात समझ में आ रही है ये? हम्म। दूसरी बात, दिस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 2r, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 2r+2x, इज इट? दिस इज 2r, दिस इज 2x, तो 2r+2x विल बी 2r+r। ये भी r है ना, तो ये 2r हो गया। तो एक रिलेशन आ गया, r = r+x। वन रिलेशन इज दिस, दूसरा रिलेशन यहाँ से क्या आ रहा है? बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्या कट रहा है? ये सारा कट जाएगा। हम्म। हाँ, हमें निकालना है 2 पाई r² प्लस 2 पाई छोटा r²। हाँ, हमें ये दे रखा है, कर सकते हो। या तो यहाँ से x हटा देते हैं, तो ये r आ गया, r आ गया x²। हम्म। तो r - r = x को स्क्वायर कर दो, r² + r² -2rr = x²। तो r² + r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x², एंड r इज x², तो ये हो जाएगा 2x²। सो r² + r² इज बेसिकली 3x²। तो उसको 3x² से रिप्लेस कर दो, तो 2 पाई × 3x²। 2 पाई x² कितना था? 36। 36 × 3 दैट इज 108। ये इसका आंसर है। अभी तो कर लेते हैं, ये फोटो खींचती रहेगी बस। क्यों? तुम तो टेस्ट देने आ गई, नोटबुक नहीं लेके आई हो। आप देखो इसका, इसमें एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट तो बहुत इजी था, ये तुमने कैसे नहीं किया तनीषा? अन्ना has made puzzle pieces by cutting wedges from disk. Each wedge cut from the disk has 50-degree angle at the center of the disk. The weight of uncut disk is 72 gram. How many gram does each 50-degree wedge weigh? कर लो तुम, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एरिया में नहीं, कि सिंपल यूनिटरी मेथड है। 50 रुपए के 2 किले, 1 रुपए का कितना? 1 किला कितने का आएगा बस। वो क्वेश्चन है ये।
फुल डिस्क। तो फुल डिस्क का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री का कितना है? मास है 72 ग्राम। तो 1 डिग्री का कितना हुआ? 72/360। तो 50 डिग्री का कितना हुआ? 360 × 50 कितना आ गया ये? 10 ग्राम। नेक्स्ट करो। कौन सा? कहाँ है शू रैक वाला? रह गया है? शू रैक वाला कर लो। सर वो आंसर मेरा और आपका मैच हो रहा था, बट जो आंसर की मैं दिया था वो गलत आवाज था। ही नहीं आ रही है तुम्हारी। क्या बोल रही हो? हेलो। बोलो दोबारा। सर आंसर की में 7 दिया हुआ था। हाँ, अभी देखते हैं ना इसमें। इसमें कई सारी अजम्पशन करनी पड़ेगी। इसमें तुम क्या हर पेयर ऑफ शू को तुम आइडेंटिकल मान के चल रहे हो या नहीं चल रही है, देखना पड़ेगा तुम्हें। आइडेंटिकल मान के डिफरेंट आएगा, डिफरेंट पेयर लेके डिफरेंट आएगा। बिकॉज नॉर्मली, है ना? तो अगर सारे शूज आइडेंटिकल हैं, सिर्फ लेफ्ट और राइट का डिफरेंस है, तो आंसर डिफरेंट आएगा। अगर हर पेयर डिफरेंट है तो आंसर डिफरेंट आएगा। तो हमें एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? कोई अपने घर में शू रैक में शूज रखता है, सारे एक जैसे रखता है क्या? फिर भी मान लेते हैं, क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं कि सारे शूज आइडेंटिकल हैं, सिर्फ लेफ्ट राइट का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन समझ में आ चुका है क्या हो रहा है इसमें? इसमें 4 पेयर बने हुए हैं कंप्लीट, मतलब 2 लेफ्ट 2 राइट, एक कंप्लीट पेयर बना हुआ है। 4 शूज हो गए। नहीं नहीं, 4 पेयर है मतलब 4 पेयर्स आर कंप्लीट। हाँ, तो बाकी जो रिमेनिंग 4 शूज हैं, या तो वो पूरे लेफ्ट है या फिर राइट है। दो अजम्पशंस मान सकते हो, या तो चारों लेफ्ट हैं चारों राइट हैं। और हमने मान लिया सारे शूज आइडेंटिकल हैं, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट राइट का डिफरेंस है। तो हमने सपोज 4 शूज निकाल लिए, 1 2 का 4, और चारों के चारों लेफ्ट निकले, ठीक है। अब अगर हमने आइडेंटिकल माना है तो क्या होगा? अगर चारों लेफ्ट हैं, हाँ, अब 4 लेफ्ट बचे 4 राइट बचे, और ये सारे लेफ्ट हैं। अगर बाई चांस मैंने 4 लेफ्ट में से एक लेफ्ट निकाल दिया, तो मेरा पेयर नहीं बनेगा। क्यों? ये मैंने लेफ्ट निकाले ना चारों। 4 लेफ्ट, चारों लेफ्ट है ना ये। अगर मैं यहाँ, मेरे पास 4 लेफ्ट हैं 4 राइट हैं, हमने ये मान के चला सारे शूज आइडेंटिकल हैं। तो अगर उसने मिनिमम पूछा है, तो अगर मैं द मोमेंट आई टेक राइट वन, तो मेरा पेयर बन जाता है, बिकॉज लेफ्ट का पेयर ऑलरेडी है। नहीं, वो तो जो उसने पूछा है ना, गारंटी तुम्हारा बनना ही चाहिए। उसने बोला कि मिनिमम नंबर शूज यू टेक आउट सो दैट इट इज गारंटीड अ पेयर। तो गारंटीड में हम कर सकते हैं कि हमने सपोज 4 लेफ्ट निकाल लिए, और तुम्हारे 4 और लेफ्ट आ गए। 4 लेफ्ट और आ गए, ठीक है, 1 2 3 4। तो तुम्हारा पेयर नहीं बना। द मोमेंट यू टेक आउट द 9th शू, वो राइट वाला वो इसके साथ चुपके से, गारंटीड भी तो है ना मिनिमम में। इसमें इसमें गारंटी, 9th में गारंटी है, हाँ। हाँ हाँ, वैसे तो मिनिमम तो 2 ही हो गया। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 9। पहला, मतलब पहला निकाला लेफ्ट, दूसरा राइट निकाल लिया, दोनों पेयर बन गया। हाँ। मैंने भी 9 किया था, बट आंसर की में 7 था। है आंसर मैंने की भी में? 9 ही किया था, आंसर की में 7 था। आंसर 7 के हो ही नहीं सकता इस। ठीक या तो है इसका सर। आंसर 5 होगा, बिकॉज अगर तुमने 4 लेफ्ट निकाल लिए, तो द मोमेंट यू टेक आउट द फिफ्थ वन, वो उसमें गारंटी नहीं है। बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और। सोचो।
हम्म। नहीं, वाई से ये राइट ले लो, तुम राइट ले लो। आंसर 7 नहीं आ सकता ना, आंसर 9 ही आएगा। या तो 5 आएगा, लेकिन वो मिनिमम, वो गारंटी नहीं है फिर उसमें। तो उसका आंसर मेरे हिसाब से 9 होना चाहिए, बाकी तुम सोचो। और सर मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन और भेजे थे, हम्म। आपने ग्रुप पे नहीं भेजा। नेक्स्ट करो ये रोप वाला। रोप पासेस थ्रू द होल। हाँ, आ सकता है। ये सपोज रूम है, ये इसका रोप है, इसकी लेंथ ले लेते हैं L। ये वॉल्स 4 इंच पर है, 4 इंचेस। लेंथ मैंने इंचेस में ले लिया, ठीक है। तो जब तुमने रोप को स्विंग किया लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे टच कर रही है एट हाइट हाउ मच, 3 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये हो जाएगा L-3। ये 4 है और ये L है इसमें। हम्म। ये L होगा ना, जब रोप को तुम स्विंग कर रहे हो, ऐसे ले जा रहे हो, रोप की लेंथ सेम रहेगी। तो L-3 द होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। L स्क्वायर कट जाएगा। L आ रहा 25/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th।
हम्म, देख लेते हैं। हाइट ऑफ द रूम कितना है? 3 मीटर एंड द पॉइंट सोर्स। अगर पैरेलल सोर्स होता सेम डायमेंशन का होता, यहाँ पे यू हैव एक साइड का निकाल लेते हैं वो, उससे दूसरी साइड भी सेम आ जाएंगी। इसका कितना 1 मीटर है? दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1.5, तो ये भी 1.5 हो गया है ना। यहाँ पे तुम्हें अज्यूम करना लाइट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ऐसे आएगी लाइट, लाइट ऐसे आएगी, ये इसका बिल्कुल सेंटर है, तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा। ये निकालना है तुम्हें। वो 1 मीटर तो 0.5 हो गया, उसका आधा। स्क्वायर है ना, हाँ। तो सिमिलर ट्रायंगल यूज कर लो। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है इसमें tan थीटा कितना आ रहा है? 1.5 हाइट बाय 0.5 है ना। और बड़े राइट ट्रायंगल में कितना आ रहा है tan थीटा? 3/1 पेंडिकुलर। 0.5। हम्म। नहीं, 3/x। बस दिनों को इक्वेट कर दो चुपके से। 3/x = 3। एक्स हो जाएगा 1। तो ये 1 मीटर हो गया, तो 2 मीटर हो गया इसका साइड। शेडो का साइड 2 मीटर हो गया, तो विल बी स्क्वायर ऑफ साइड 2/2 मीटर, 4 मीटर। लाइट रेज विल ट्रैवल स्ट्रेट, जहाँ एज से लेना है तुम्हें सिर्फ, चारों एजेस से। सो इट बी, नेक्स्ट देखो। 13th, show the basic schematic of an how airbrush works. In the options, the which of the design concept of airbrush will work continuously until the liquid of the container is exhausted. पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, पूरा लिक्विड एग्जॉस्ट होना चाहिए। मैं तुम्हें इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या होता है। एक इक्वेशन होती है बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। जहां पे प्रेशर कम होता है, जैसे कि विंग जब एक प्लेन रनवे पे मूव करता है तो वो एयर स्ट्रीम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। जो ऊपर वाली एयर स्ट्रीम होती है उसकी स्पीड हो जाती है ज्यादा। पर बर्नौलीज यस, एक्सप्रेशन। यस। एंड द एयर स्ट्रीम विच इज बिलो हैज लेस स्पीड। तो बर्नौलीज इक्वेशन इज दिस, दैट P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेक्निकलिटी में मत जाओ। P प्रेशर है एंड V वेलोसिटी है, ये स्पीड है। कहने का मतलब प्रेशर स्पीड का सम कांस्टेंट होता है, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। ऐसे याद कर लो, बहुत टेक्निकल में नहीं जाना है। जहां प्रेशर, सर तो सर तो मतलब अगर जहाँ पे लेस स्पीड हो, उस वहां से लिफ्ट जनरेट होता है, और जहाँ पर मोर स्पीड हो वहां दैट एड्स इन दैट लिफ्ट। करेक्ट। हम्म, तो ये लिख लो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, विंग के अपर साइड में स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर लेस हो जाएगा, लेस प्रेशर। एंड यहाँ पे स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, P2 विल बी मोर। एज अ रिजल्ट दिल बी नेट प्रेशर एक्टिंग ऑन द विंग, जिसकी वजह से ये लिफ्ट करता है प्लेन। सो दिस इज हाउ अ प्लेन फ्लाइज। सेम स्पीड से अगर कोई गाड़ी जा रही है वो थोड़ी उड़ जाती है हवा में, प्लेन क्यों उड़ता है? इसी वजह से वो लिफ्ट लेता है वो। अब इसका कहाँ कहाँ यूज होता है वो देखो जरा। नॉर्मल
जब तुम स्प्रे यूज करते हो परफ्यूम वगैरह में या मॉस्किटो रिपेलेंट में यूज करते हो, वहां पे ये सारा फंडा यूज होता है। जैसे कि ये कंटेनर है लिक्विड का, ये इसका पंप है, पिस्टन है ये। तो जब तुम उसको प्रेस, यहाँ पे एक होल होता है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड फिल है, ठीक है। दिस इज द नोजल। जब तुम इस पिस्टन को मूव करोगे तो एयर विल गश आउट विद अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। तो जब एयर विल गश आउट विद अ वेरी हाई स्पीड, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर होगा। एंड दिस ओपनिंग, स्लाइड ओपनिंग फ्रॉम इन द कंटेनर, जो हमें पता भी नहीं लगता, दिखता भी नहीं है। वहां से पी एटमॉस्फेरिक एक्ट कर रहा होता है। यस। हाँ, छोटा सा ओपनिंग होता है, उसमें पी एटमॉस्फेरिक एक्ट करता है। तो अब जहाँ पे एयर गश कर रही है स्पीड से, वहाँ पे प्रेशर लो हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो वो लिक्विड को ऊपर पुश करेगा। नाउ दिस लिक्विड विल मूव अपवर्ड, मिक्स विद एयर, एंड इट विल कम आउट एज ए स्प्रे। तो दिस इज हाउ स्प्रे पंप वर्क्स, ठीक है। तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जो स्विंग ऑफ बॉल होता है ना इन द एयर, वो भी इस पे बेस्ड होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट का डिजाइन पे बेस्ड होता है। तो इस क्वेश्चन में जो अभी मैंने इसमें भेजा है, उसमें ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। अब इसमें पहला ऑप्शन देखो। पहले ऑप्शन में जब, एक तुम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लेना, बहुत बड़ा भी नहीं, ताकि ग्रेविटी से वो नीचे गिर जाए। और यहाँ पे तुम फूंक मारा तेजी से, तेजी से फूंक मारो। ये ऐसे से नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा। नहीं नहीं, ये ऊपर जाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ जब स्पीड, जब तुम फूंक मारोगे स्पीड ज्यादा होगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो ये राइज करेगा। तो विटी के पेस ऑफ पेपर फूंक मारो, ऊपर लिफ्ट होता है वो। तो दिस अगेन बिकॉज दिस। जब हम प्लेटफॉर्म में खड़े होते हैं तो कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म में बहुत ट्रैक के नजदीक मत खड़े हो, बिकॉज जब ट्रेन स्पीड से आती है तो इट सक्स यू इनसाइड, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब ट्रेन स्पीड से आएगी तो वहां पे प्रेशर लो हो जाएगा, यू विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द ट्रेन। दैट्स व्हाई इट्स एडवाइज नॉट टू स्टैंड वेरी नियर टू द ट्रैक। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस। सिमिलरली जब दो बोट बहुत स्पीड से अपने एक दूसरे के आसपास आती है ना, दे विल ऑल्सो गेट सक्ड। बोट का होता है, बोट का तो होता है जनरली, कि अगर दो बोट बहुत स्पीड से बिल्कुल पैरेलल जा रही है ना, दे विल बी सक्ड टुवर्ड्स ईच अदर। तो अब पहला ऑप्शन जरा देखो इसका, कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ गया ना। पहले वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है? ये बॉटल है, दिस इज द लिक्विड, ये पाइप है, एक पाइप यहाँ भी लगा हुआ है। हाँ, तो वो जो वो बता रहा हूँ वही है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। कौन सा होल? यहाँ थोड़ा सा ओपनिंग होती ताकि इसमें प्रेशर एटमॉस्फेरिक लग जाए। नहीं, ट्यूब से अटैच नहीं है। अब यहाँ पे जब तुम ब्लो करोगे एयर को तो क्या होगा? यहाँ लो प्रेशर होगा, यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है। लेकिन देर इज नो रीजन फॉर द लिक्विड टू राइज, बिकॉज ये पी एटमॉस्फेरिक यहाँ भी लग रहा होगा लिक्विड के ऊपर। तो लिक्विड राइज क्यों करेगा? तो पहले ऑप्शन में लिक्विड राइज नहीं करेगा, नो डाउट। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ से पी एटमॉस्फेरिक लग के लिक्विड को दबा के रखेगा उसको, बिकॉज यहाँ भी पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है, यहाँ भी पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल रूल्ड आउट हो गया है। इट्स वेरी सिमिलर टू, अगर तुम सपोज यू ट्राई टू सिप लिक्विड फ्रॉम दिस साइड, यू वोंट बी एबल टू, बिकॉज यहाँ से एयर आ जाएगी, ला नहीं पाएगा। इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। अब नेक्स्ट वाले में जरा देखो। वो तो हाँ, फिर तो नेक्स्ट वाला देखो। ए ऑप्शन सबको समझ में आ गया ना इसका? सेकंड वाले में जरा देखो, सेकंड में क्या होगा? नहीं, तो सोचो ना पहले, क्या कनेक्शन है देखो तो सही। यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है, यहाँ से मैं ब्लो किया,
इसके एंड पे लो प्रेशर हो गया, तो ये पी एटमॉस्फेरिक, ये भी पी एटमॉस्फेरिक, लिक्विड ऊपर पुश हो जाएगा, इट विल स्प्रे। लेकिन द प्रॉब्लम इज, इसका जो लोअर एंड यहां तक लिक्विड बचा रहेगा, ये लिक्विड बच जाएगा, ये इट विल वर्क बट दिस मच ऑफ लिक्विड विल रिमेन, बिकॉज इस इतने लिक्विड के जाने के बाद ये वापस ए ऑप्शन बन जाएगा। ए ऑप्शन में ये तो था, वो ऊपर था, फिर ए, बिकॉज जो यहां से तुम्हारा पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है, वो तो इस लिक्विड को प्रेस करेगा डाउनवर्ड। हाँ, यहां तक सारा लिक्विड स्प्रे हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। हाँ, तो अगर ये जो कनेक्शन अगर बॉटम में होता ना, तो डेफिनेटली सारा हो जाता फिर। हाँ, सी तो बिल्कुल कोई भी मना कर देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सी तो, सी हो सकता है। सोचो सोचो। हाँ, सी हो सकता है। कौन सा? हाँ, तो सी तो हो सकता है ना फिर, सी तो पॉसिबल है, और उसमें बिल्कुल एंड तक जा रहा है वो, बिकॉज सी वाले ऑप्शन में पाइप कनेक्ट ही नहीं है, तो सी तो पॉसिबल है। और वो जो दो सेंट्रल पाइप है, बिल्कुल एंड तक जा रहा है बॉटम में, है ना, तो यहां से पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है, ये भी पी एटमॉस्फेरिक, पी एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, तो इट विल डेफिनेटली वर्क, सी विल वर्क फॉर श्योर, एंड डी विल ऑल्सो वर्क, है ना। हाँ, डी वर्क करेगा, डी में जो स्लैंट वाला है ना, वो भी नीचे तक जा रहा है। कौन सा? हाँ हाँ, बिकॉज ये सेंट्रल पाइप से कनेक्टेड नहीं है, डी ऑप्शन में जो स्लांट वाला पाइप है वो सेंट्रल से कनेक्टेड नहीं है, दिल वर्क फॉर श्योर, तो सी डी है इसका आंसर, सी एंड डी। नेक्स्ट करो 31। कोई ट्रिक नहीं है इसका, करना पड़ेगा। हम्म, खोलो, और क्या है, तभी तो आईआईटी मुंबई का दरवाजा खुलेगा। इसमें सीक्वेंस बना के देखो, तुम्हें पता लग रहा है क्वेश्चन क्या है, पता चल चुका है। शुरू में सारे दरवाजे, मतलब हमारे पास कितने डोर्स हैं, 1 2, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आ जाएगा आंसर, आ जाना चाहिए मतलब। बाकी तुम घर पे खोल लेना दरवाजे। अभी तक सारे दरवाजे बंद हैं, ठीक है, क्लोज, ऑल क्लोज्ड, सी लिख दिया मैंने। अब तुमने क्या किया, गए एवरी ने पहली बार तो सारे खोल दिया ना, पहली बार में क्या किया है, तो अब अभी सारे के सारे ओपन हो गए, दिस इज द फर्स्ट वॉक। पहली बार में, पहली बार में तुम गए, इसमें सारे दरवाजे जो भी क्लोज थे उनको ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सेकेंड वॉक में तुमने कौन सा, हर सेकेंड वाले को, तो ये ओपन था, इवन नंबर, ये अब क्लोज हो गया, ये क्लोज कर दिया, ओपन था पहले, ये ओपन था, क्लोज हो गया, क्लोज हो गया, क्लोज हो गया, अभी बाकी सारे ओपन है, मतलब दरवाजा नंबर 1 अभी ओपन है, ये ओपन था, ये ओपन रहेगा। थर्ड वाले वॉक में क्या किया, एवरी थर्ड इज, तो ये अभी सारे ओपन थे ना इन द बिगनिंग, तो थर्ड ओपन था, हमने थर्ड, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज था, तो ये ओपन हो गया, 9 ओपन था, क्लोज हो गया, 12 अगर मैं कहीं लिखता हूँ यहाँ पे, तो 12 भी ओपन था ना पहले, नहीं क्लोज था, ओपन हो गया। नेक्स्ट जरा देखो, फोर्थ में क्या कर रहे हो। हाँ, मैं सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फोर्थ वाले में क्या होगा,
फोर्थ वाले में एवरी फोर्थ, इसको, ये अभी क्लोज था, ये ओपन हो गया। एट्थ ये ओपन हो गया, और ये ओपन हो गया। क्यों क्लोज? अच्छा सॉरी, यहाँ तक एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मुझे बताओ कौन सा दरवाजा परमानेंट खुल चुका है? फर्स्ट, ये खुल चुका है, और ये अब ये दोबारा रिविजिट नहीं होगा, बिकॉज नाउ फिफ्थ आएगा। अब फिफ्थ से शुरू करोगे ना? यस। तो इसकी जो सीक्वेंस बनेगी, पहला, चौथा, लाइक दिस, ये सारे डोर। हाँ, चाहो तो 9 करके देख लो, पता लग जाएगा, ओपन आएगा। हम्म, करके देख लो। फिफ्थ वाले में क्या होगा? फिफ्थ क्या था? अभी ओपन था ना, क्लोज हो गया फिफ्थ। टेंथ क्या था? क्लोज था, ओपन हो गया, छोड़ दे। सिक्स वाले में क्या होगा? सिक्स्थ ओपन था, क्लोज हो गया। ट्वेल्थ क्लोज था, ओपन हो गया। सेवेंथ वाले में क्या हो रहा है? सेवेंथ वाला क्या था? क्लोज था ना, तो ये हो गया ओपन। एंड 14, हाँ, अच्छा फर्स्ट राउंड में कर दिया था ना, सॉरी सॉरी, ओपन था ये, ओपन था तो क्लोज हो गया ये। एट्थ में क्या हो रहा है? एट्थ वाला क्या था? क्लोज हो गया। 16 छोड़ो, नाइन्थ में क्या होगा? नाइन्थ वाला क्या था? क्लोज था, ओपन हो गया। अब तुम नाइन्थ को दोबारा रिविजिट नहीं करने वाले हो, तो मतलब नाइन्थ वाला खुल चुका है। तो कहने का मतलब परफेक्ट, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो सारे ओपन होते जाएंगे। तो 1 से लेके 100 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं? 10। बस, करने से पहले हो गया ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स। कर सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हो जाएगा। एक सीक्वेंस बना लो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सीक्वेंस नहीं बन रही, कुछ और है, तो फिर छोड़ दो। हम्म, नहीं नहीं, फिफ्थ वाला शुरू में ओपन था ना यहाँ पे, वो पहले विजिट ही नहीं हुआ अभी तक वो। सेकंड फोर्थ, हाँ हाँ। ये जो 13 क्वेश्चन है इसको छोड़ दो, ये बेकार क्वेश्चन है, नहीं ये वर्थ नहीं है। 18 कर लेते हैं, मॉक 6 का। मॉक 6 का क्वेश्चन नंबर 18 देखो। Some configurations for the pair of scissors are shown below if concentric circles represent hinges. इसमें तुम्हें अटैचमेंट देखना पड़ेगा, कौन से किसे अटैच्ड है। If concentric circles represent hinges, which of the following option will work? ऑप्शन ए में अभी ये खुला हुआ है, मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ पहले। पहले ऑप्शन ए डिस्कस करते हैं। ये इससे अटैच्ड है ना, और ये इससे अटैच्ड है। ये हिंज है। जरा मोशन देखो, जब तुम इसको ऐसे प्रेस करोगे, तो ये वाले कहाँ जाएंगे दोनों? ये दोनों आर्म्स किधर जाएंगे? ए ऑप्शन, हाँ, वन बाय वन सारे चेक कर लेते हैं ना। इसको अगर ऐसे 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 प्रेस किया, तो ये ऐसे आएगा, और ये ऐसे आएगा, एग्री? देखो हिंज बीच में है ना। उसके बाद एक हिंज यहाँ लगा हुआ है। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा ये किससे अटैच्ड है पहले हम। हाँ, ये जो आर्म है ना, ये इस वाले से अटैच्ड है, ये इससे अटैच्ड है। तो जब ये सर ये ऐस पहला वाला ऑप्शन बना रहे हो? हाँ, सही है। देखो मेरी ड्राइंग ऐसी है, ठीक है, और ये इससे अटैच्ड है, ये वाला। इसको मैं रेड से बनाता हूँ। हाँ हाँ, ये इससे अटैच्ड है, ये वाला। तो जब ये ऐसे प्रेस होगा, इसका मोशन क्या होगा बताओ मुझे, ये तो हिंज है यहाँ पे, इसका मोशन बताओ। ये भी ऐसे जाएगा, ये भी जाएगा अंदर की तरफ। तो जब ये अंदर की तरफ जाएगा, ऐसा,
तो ये बाहर जाएगा अंदर जाएगा ये वाला? क्यों? हाँ, सीजर्स को बंद कर दो, ये अंदर जाएगा ये वाला। ये ऐसे जा रहा है तो ये इधर पुश होगा। हाँ, तो दिस इज लाइक दिस द फर्स्ट वन। हिंज पे डिपेंड करता है ना, हिंज का बना हुआ है, कहाँ लगा हुआ है। तो ए तो वर्क कर रहा है। हाँ, काट के देख लो तुम कपड़ा। तो ए इज वर्किंग। अब बी ऑप्शन पे जरा आ जाओ। बी ऑप्शन में हिंज नहीं है, एक ही हिंज है सेंटर पे। इट्स लाइक दिस। एंड द ये वाला जो हिंज है ये इससे कनेक्टेड है। और ये इससे कनेक्टेड है। तो जब तुम इसको ऐसे प्रेस करोगे तो क्या होगा? सर ये तो ऑलरेडी बंद है ना, तो इन्हें खोलेंगे नहीं। वो ही ना, खोलोगे मतलब ये और तो बंद हो नहीं सकता। चलो अब इसको हम्म। खोलने की कोशिश करते हैं, तो खोलोगे तो क्या होगा? हिंज यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक एक आर्म पूरा ही कनेक्टेड है ये। तो खोलोगे तो ये क्रॉस करेगा एक दूसरे को, है ना? ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो इट विल नॉट वर्क एट ऑल। ये उल्टा कनेक्शन होता तो वर्क करता। मतलब ये अगर इससे कनेक्टेड होता और ये वो वर्क करेगा। वो जनरली ऐसा ही होता है। नॉर्मल सीजर्स में ना क्रॉस कनेक्शंस होते हैं। हाँ, मतलब ये वाला इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, तो वर्क करेगा। तो सी विल वर्क दैट वे। सी में जब तुम उसको ओपन करोगे स्लाइड, सी समझ में आ रहा है सबको? इसमें यहाँ इन्होंने नीचे भी क्रिस क्रॉस कर दिया है। ये हिंज है यहाँ पर, और इसके साथ ये कनेक्टेड है। एंड हियर यू हैव द अदर वन हिंज, ये कनेक्टेड है। इसको ओपन करने पे क्या होगा? रेड को तुमने ऐसे पुश किया तो रेड किधर जाएगा? ये कनेक्टेड है ना आपस में। ऐसे करने से उधर जाएगा, है ना? और ये ऐसे जाएगा। और फिर वापस लाओगे तो इस मोशन में जब क्लोज करोगे तो वो कट करेगा फिर। इट विल वर्क। और नेक्स्ट क्या था फिर? ठीक है, इट विल वर्क। सी एंड डी। ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमने डिस्कस तो किया था शायद एक बार। ए ऑप्शन में क्या हो रहा है, जब तुम व्हील को घुमाओगे तो ये जो आर्म है, दिस द पिन ओवर हियर, ये फिक्स्ड है यहाँ पे पूरा। दिस हैज टू मूव एन अप एंड डाउन, है ना? एंड दिस इज द व्हील। व्हील को घुमाने पे क्या होगा?
हम्म। व्हील को घुमाने पे कैसे जाएगा? ना, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है ना। हम तो व्हील घुमा सकते हैं, व्हील घुमाने से इस स्लॉट में आगे पीछे होना चाहिए ये। नहीं, इस स्लॉट को हमें व्हील घुमाना है सिर्फ, तो व्हील घुमाने से इस स्लॉट में आगे पीछे होना चाहिए, एज ए रिजल्ट वो अप एंड डाउन होना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। आई डोंट थिंक ए नहीं होगा। बी देखो जरा। आधा बी होना चाहिए। बी का तो हमने देखा भी था ना। क्या नाम था उसका? ऐसे कुछ नाम था, कोई मैकेनिज्म था ना। स्कॉच। विस्की वाला स्कॉच नहीं था, कुछ और था ये। जब इसको तुम टर्न करोगे तो वो जो पिन है ना स्लॉट में ऊपर नीचे जाएगी। हाँ, योक एंड। हाँ, स्पेलिंग क्या है? SKTCH। हाँ, स्कॉच योक प्रिंसिपल है ये। तो जब व्हील घूमेगा तो वो स्लॉट में ऊपर नीचे जाएगा, तो वो आगे पीछे मूव करेगा। अच्छा, बी स्लाइडर क्रैंक है। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। स्लाइडर क्रैंक का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, दूसरा रोटेट कर रहा है। विल सी वर्क। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर BD नहीं था? नहीं, इसका डी भी था शायद। सी वाला कैसे होगा? जो तुमने भेजा है स्कॉच योक मैकेनिज्म, दिस इज तो बी वाला हुआ ना ये तो। मैं हाँ, सीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हम्म। छोड़ो उसको। और क्या था? सर, हाँ। क्या मॉक 6 का क्वेश्चन 54 समझा सकते हो? हम्म। ये लिंकेज वाला क्वेश्चन देखो एक बार, फिर उसके बाद 54 करते हैं। लिंकेज वाले ए में तो एक पैरेललोग्राम है, वो तो मूव कर सकता है। ए ऑप्शन तो पॉसिबल है। बी में दो ट्रायंगल हैं। हाँ, वो नहीं हो पाएगा। सी सी में एक ट्रायंगल है लेकिन एक, दैट विल वर्क। एंड डी विल तो डेफिनेटली वर्क। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। 54 क्वेश्चन देखने एक बार मॉक का। ये तो किया हुआ था गर्विदा, लास्ट क्लास में भी कराया था मैंने। तुमने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी? इसमें सीधा सा फंडा ये हो रहा है कार्ड वाले में, कि जो कॉर्नर्स में कार्ड है ना, उसको ही तुम चेंज कर सकते हो, उसको लेफ्ट हटा सकते हो। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, तुम वीडियो देख लो इसका, ढंग से हो जाएगा ठीक। तुम्हारा। ओके सर। तो कॉर्नर में, दो कॉर्नर में चार चार कार्ड है ना। तो तीन कार्ड वहां से हट सकते हैं, तीन कार्ड यहाँ से हट सकते हैं, छह इसका आंसर आएगा। लास्ट क्लास सब लोग देख लो,
पिछली 3 क्लासेस हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए एक्स्ट्रा, वो सारी क्लासेस देख लो यूट्यूब से। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा ये वाला करना। क्वेश्चन 006, जो दो, दो वो बने हुए हैं ना स्क्वायर, ब्लू, ब्लू का एरिया निकालना, ब्लू शेडेड एरिया। ये दिशा का क्वेश्चन था। इसको मैंने सेंड किया था, सोल्यूशन इसे देखा भी नहीं। ठीक है, हाँ वही बताना। ठीक है। क्वेश्चन 006, देयर आर टू स्क्वायर्स एंड यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। करो ट्राई, 5 मिनट्स। वो डिफरेंट था, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ फिर भी थोड़ा सा। मेरा जो तुमने क्वेश्चन भेजा उसमें तो कुछ मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग नहीं है। सर पता नहीं है, कोई ग्रुप चैट पे भेजा था लोगों ने, तो हम्म, वही भेज दिया मैंने। ये स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री होगा। दिस इज 40, दिस इज 20, दिस इज 20। यूसीड में तो जनरली ऐसे क्वेश्चन आ जहाँ पे एरिया स्वैप करना होता है, कैलकुलेशन कम होती है, स्वैप करके आंसर आ जाता है। ट्राई कर लो, 2 मिनट लगाओ इसमें, कैसे करोगे। दिस इज 40, दिस इज 40। तो ऐसे तो ये डायमेंशंस निकालना बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो मैंने पता है क्या किया था इसमें, इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन किया। नहीं, टाइम लगेगा बहुत। मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया, डायगोनल ईजी को प्रोड्यूस किया, और इसको भी प्रोड्यूस कर दिया। दिस इज 20, ये एंगल 45 है तो ये एंगल 45 है, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, बिकॉज किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 है तो दो साइड इक्वल हो जाती हैं। तो इसको मैंने ओ ले लिया, इसको मैंने सपोज एच ले लिया। अगर हम ट्रायंगल ए ओ एच का एरिया निकाल दें, ठीक है, और उसमें से ये दो माइनस कर देंगे, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ एच का एरिया निकाल दो, और फिर इसको माइनस कर दो। इस, नहीं, इसका साइड तो 20 20 है ना, तो हाफ इंटू 20 इंटू 20 हो गया, तो इसका एरिया हो जाएगा कितना, 200। ये स्क्वायर है, इसका एरिया हो जाएगा 400। तो इस ट्रायंगल सर का एरिया क्या निकाल है? के, हाँ बोलो। सर आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इसका आंसर मेरे ख्याल से आया था 1080 माइनस 600, 480। सर मेरा 466.66 आ रहा है। नहीं, 480 आएगा, देखो अभी करते हैं। जी, जी एफ ई कौन सा, जी एफ ई। हाँ, बट ये साइड कैसे निकालोगे ये वाला। तो मैंने ऐसे किया, अब बताओ मैंने क्या किया इसके बाद। इसके बाद ये तो आ चुका है हमारा, मुझे इसकी हाइट चाहिए समहाउ, है ना। ट्रायंगल की हाइट अगर मिल जाए, बिकॉज बेस तो इसका 60 आ गया, बेस इज 60, समहाउ मेरे को इसकी हाइट निकालनी है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ठीक है। अब एक रिजल्ट है, वो तुम याद कर लेना, बहुत काम का रिजल्ट है, तुमने 10th क्लास में ट्रिगो में पढ़ा था। अगर दो राइट ट्रायंगल ऐसे हैं इस तरह से, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हाइट एच है, ये हाइट स्मॉल एच है, ये हाइट वाई है,
तो एक फॉर्मूला था 1/h प्लस 1/h इक्वल टू 1/y। इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये लिख लो, रिजल्ट काम आएगा। ये द टू वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट एच एन एच, फोटो खींचना मना है। तो इंटरसेक्शन, हाथ पे लिख लो, इंटरसेक्शन वाली जो हाइट है वो वाई हो जाती है। इससे ये हाइट निकाल लो, जल्दी से बताओ कितनी आ रही है। ये हाइट 40 है हमारे पास, ये हाइट 60 है, तो ये वाइट ये निकाल लो। तो 1/, वो तो आते हैं। कौन सी बुक का है? कौन सी बुक है? मेरे को भेज देना, भेज देना, मैं तुम्हें उसमें करा दूंगा लिफ्ट में। फिर भी भेज देना। तो ये 24 आ गया, ये 24 आ चुका है। अब 24 आने के बाद इसमें तुम सिमिलर ट्रायंगल लगा दो। इसको ले लो थीटा। सो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस बड़े ट्रायंगल में, एंड इस छोटे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय आई नीड दिस हाइट। ये मैं वाई एक्स ले लेता हूँ, ये आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स निकाल लो, कितना आ रहा है? 60/40 इंटू 24। हाँ, तो ये भी इजी था। अब इस ट्रायंगल की तुम्हें हाइट मिल चुकी है, ये वाली हाइट, ठीक है, 36 आ गई है। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? ट्रायंगल एच ओ ए का एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। कितना आएगा ये? 1080। इसमें से माइनस कर दो स्क्वायर, ट्रायंगल 480 तुम्हारा आंसर है। सो दिस आंसर। चैताली, तुम्हारे जितने भी डाउट्स है वो सारे ना, तुमने वीडियो नहीं देखे अभी तक? नहीं सर। देख लो ना, 1-2 घंटे लगेंगे उसमें, फटाफट फटाफट देख लो। वो सारे डिस्कस किए हुए मैंने, रिसेंट क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं। वो तो हमने साउथ क्लास में भी डिस्कस किए थे, तुमने भेजे हैं। हाँ, नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। यहाँ लोग फोटो खींच लेते हैं, वहां भी वैसे फोटो खींचते हैं वैसे लोग। अब ये ट्रेन वाला क्वेश्चन कर लो, उसको बड़ी जल्दी है, ट्रेन में बैठना है इसको। क्वेश्चन क्वेश्चन देखो ट्रेन वाला। सर कौन सा क्वेश्चन है? ट्रेन मुंबई के लिए, टू ट्रेन ए एंड बी आर मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, कर लो। ऐसा आया भी था एक, इनफैक्ट इससे टफ आया था यूसीड में तो। हाँ हाँ हाँ, ये उससे भी इजी है, मतलब टफ है। एक ट्रेन की लेंथ एल ले लो, L1, दूसरे की L2। सोचो, अपने आप से ट्राई कर लो एक बार। स्पीड का रेशो क्या है ए बी का? इसकी 5v, इसकी 3v। नहीं, ऑपोजिट। पहले क्वेश्चन तो पढ़ो तुम। चलो तुम सुनाओ, क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ। पढ़ना ना, दिशा। मतलब मतलब जो ट्रेन ए वो कहाँ पे है इस समय?
एक मिनट, ट्रेन जो ए है वो कहाँ पे आ गई, उसका फ्रंट आ गया रेयर ऑफ बी पे ना, यही है ना। तो मतलब कहने का मतलब जो ट्रेन ए है उसने कितना ट्रैवल किया, उतने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एफ टू एफ, फ्रंट टू फ्रंट, मतलब L2 डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, है ना। तो L2 कितनी स्पीड से करा उसने, दोनों की रिलेटिव स्पीड जब ऑपोजिट में तो ऐड हो सर जाती है। एक बार ये क्वेश्चन वापस भेज दीजिए। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, कितना टाइम है, 46 सेकेंड, ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट पढ़ो इसका। अच्छा, तो अब क्या हुआ, ये ट्रेन यहाँ पे पूरी आ गई तो उसने अपनी लेंथ भी क्रॉस कर ली। अब डिस्टेंस कवर कितनी होगी, L1 + L2, टाइम कितना हुआ, स्पीड कितनी हुई 8v रिलेटिव स्पीड, एंड टाइम कितना है, मोर, बहुत जोर से ऐड करेंगे। तो इस बार 46 प्लस ये हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो। थैंक यू वेरी मच, आ गया आंसर। हम्म, अरे यार, क्या कर, दोनों को डिवाइड किया तो L1 + L2 डिवाइड बाई L2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 46 + 69 डिवाइडेड बाय 46, ये आ गया। तो L1/L2 +1 इज इक्वल टू 1 + 69/42, 46, ये हुआ। 1 से 1 काट दो, रेशियो ऑफ लेंथ पूछा है ना उसने, L1/L2 आ गया, 69 and 46, ये कट रहा है किसी से, 3:2। हम्म, अभी करते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कौन सा लूप, कहाँ है क्वेश्चन, मेरे पास है। अच्छा, ओके, ये देखना क्वेश्चन 32, देखो इसको पहले तुम समझो हो क्या रहा है, इसको रीड करो समझो, एंड देन इसका हम डायग्राम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन 32 सभी के पास है ना, ये मेटल पाइप, ये मैंने डिस्कस किया हुआ, वैसे साउथ में तो डिस्कस किया हुआ था। पी पॉइंट यहाँ पर है, नहीं मैंने अरु के साथ डिस्कस किया था शायद, somebody asked me this question, अरु तुमने पूछा था ना ये। यस सर। हम्म, तो पी पॉइंट किस तरह से मूव करेगा वो पाथ बताना है। मतलब ये जो पाइप है दो पुलिस के बीच में जा रहा है, A B C D, हाँ समझो, मतलब दो व्हील मान लो, उनके बीच में से इस शेप का एक पाइप आगे जा रहा है। तो जब सीधा जाएगा, मतलब मैं जब ए से बी का मोशन देखूंगा तो क्या होगा, मान लो इन द बिगनिंग ए इज ओवर हियर, ठीक है, नहीं बी को लेना पड़ेगा ना, बिकॉज ऊपर जा रहा है, बी को इनिशियली मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये दोनों पुलिस हैं, एंड
The pipe is like this. This is B, this is A, and this is the point P. ठीक है? तो जब ये ऐसे घूमेगी पुली, ये ऐसे घूमेगी, तो ये पाइप सीधा आगे जाएगा क्योंकि पाइप सीधा है। तो P पॉइंट का मोशन क्या होगा? P पॉइंट ऐसे चला जाएगा, स्ट्रेट पाथ। हाँ, अब क्या होगा? अब ये वाला पोर्शन आएगा, ए क्यू डी वाला, ए क्यू डी वाला पार्ट आएगा। तो जैसे ए क्यू डी वाला पार्ट आएगा तो क्या डायग्राम बनेगा? अगर जब दोनों पुलिस के बीच में क्यू होगा, दोनों पुलिस के बीच में जब क्यू आएगा तो पी पॉइंट विल बी द फारदेस्ट। पी यहां पे आ जाएगा बिकॉज उसमें घूम रहा है ना वो। तो दैट मीन्स इट विल बी समथिंग लाइक दिस। और फिर वो पावर्स क्लोज आना शुरू करेगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो काफी क्लोज आएगा। फिर जब ये पार्ट आएगा तो वापस स्ट्रेट लाइन बनेगी। इतना पार्ट तो बन जाएगा। लेकिन जब ये सिचुएशन होगी कि ये दोनों पुलिस हैं, ये दोनों पुली हैं, और पी को मुझे कहाँ पे लेना है? पी को मेरे को यहाँ लेना है सपोज। नाउ पी पॉइंट इज, पी समवेयर हियर, पी यहाँ पर है। फिर क्या होगा? हाँ, जब पी पॉइंट इन दोनों पुलिस के बीच में आएगा तो क्या लूप ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, ये तुम्हें सोचना है। बस ये आंसर है इसका। So the path followed by P would be this. कैमरा की कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तुम लोगों ने? ये करना क्वेश्चन अभी मैंने भेजा है। कौन सी? मैं तुम्हें सीरीज बताता हूँ, एफ नंबर की सीरीज क्या होती है, एक बार थोड़ा सा, एक बार वो। हाँ, इसी की है। हाँ, नहीं नहीं, ये अच्छा, ये तो अलग है। ये तो वैसे बता देता हूँ मैं। देखो, जो एफ नंबर होता है ना, एफ नंबर इज ऑलवेज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिवाइड बाय अपर्चर और डायमीटर। ये होता है एफ नंबर कैमरा में। तो जब डायमीटर या अपर्चर बड़ा होता है, मतलब जो ओपनिंग उसकी शटर की ज्यादा होती है, ओपनिंग ऑफ द लेंस ज्यादा होती है, तो एफ नंबर छोटा हो जाता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। एफ नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर। एफ नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि हाँ, मैं बता रहा हूँ। यस, तो जब अपर्चर ज्यादा होता है मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा आएगी, तो हमें शटर स्पीड कम करनी पड़ेगी, बिकॉज फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमें उसको ओपन करना है शटर को, ताकि एक्सपोजर लाइट का ज़्यादा ना जाए फोटोग्राफ पे। उसमें होल बड़ा है, इसका एफ नंबर। हाँ, तो इसका अगर अपर्चर बड़ा है, इसका मतलब इसका एफ नंबर छोटा होगा। और जब अपर्चर बड़ा होता है तो क्या होता है, जो पास का फोटोग्राफ होता है, जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं, उन पे फोकस हो जाता है। मतलब अपर्चर बड़ा मतलब एफ नंबर स्मॉल
implies aperture large. इसका मतलब it implies depth depth of field less. That is, it implies जो नियर बाय ऑब्जेक्ट हैं उन पे फोकस ज्यादा होगा. जैसे किसी का पोर्ट्रेट लेना है, मोर फोकस्ड, मतलब बैकग्राउंड विल बी ब्लर. अगर तुम्हें किसी का पोर्ट्रेट लेना है तो तुम लार्जर अपर्चर से फोटो लोगे ताकि उसका अच्छा क्लियर फोटो आ जाए, सारा फोकस उस पर चला जाए, बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर हो जाएगा. इसका एक नाम होता है बोके. यस यस यस, तो पीछे की जो उसको ब्लर कर देते हैं. हम्म. सर ज्यादा अपर्चर मतलब ज्यादा खुला हुआ होगा ज्यादा कैमरा, खुला मतलब हुआ ज्यादा होगा. स्पेस. हाँ, लेकिन क्या होता है कि कैमरा में एक मैकेनिज्म होता है. जब अपर्चर बड़ा होता है ना, तो वो शटर स्पीड को बहुत अपने आप एडजस्ट कर लेता है. एक तुमने देखा होगा, एक ट्रायंगल बना हुआ है उसमें एक्सपोजर का. तो अपर्चर बड़े होने पे क्या हुआ, लाइट का अमाउंट तो बहुत बढ़ गया. तो हमें क्या करना है, शटर स्पीड को फास्ट कर देंगे ताकि वो बहुत थोड़े के टाइम के लिए वो खुले. हाँ. और सर इस क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है विल हैव मैक्सिमम डेप्थ और फिर उसके आगे ECT लिखा हुआ है, इसका क्या हाँ, अब मतलब तुम्हें हुआ? ये तो समझ में आ गया ना. ये एक एक पॉइंट समझ लो पहले. स्मॉल एफ नंबर स्मॉल, लार्जर अपर्चर, डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो हो जाएगा, लेस हो जाएगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट ज्यादा फोकस में आएंगे, और बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा. इसका बिल्कुल रिवर्स कर दो. हाँ, इसे तो अपर्चर बड़ा था. इसका बिल्कुल रिवर्स क्या करोगे, एफ नंबर बड़ा, अपर्चर छोटा, डेप्थ ऑफ फील्ड लार्ज हो जाएगी. मतलब अगर तुम्हें फोटोग्राफ लेना, पूरा बैकग्राउंड भी लेना है, सीनरी लेनी है पूरी, हाँ, सब कुछ शार्प फोकस में आएगा. और अगर ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं है तो उसको वो डिस्कस कर लेते हैं बाद में. तो एवरीथिंग वुड बी फोकस क्लियरली, पूरा पास का भी और दूर का भी साफ साफ नजर आएगा. ये हो गया. दूसरा होता है कि अगर हमें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को पिक्चर करना है, एथलीट्स का मूवमेंट दिखाना है, प्लेन का मूवमेंट, बर्ड का मूवमेंट दिखाना है, या झरने से पानी गिर रहा है उसका मूवमेंट दिखाना है, तो उसके लिए वी हैव टू हैव हायर शटर स्पीड. हायर शटर स्पीड से क्या होगा, बिल्कुल पानी गिरता हुआ तुम्हें नजर आएगा, बिकॉज एक्सपोजर कम हो जाएगा. मतलब अमाउंट ऑफ लाइट, द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच लाइट इज फॉलिंग ऑन द फिल्म इज वेरी लेस. नहीं नहीं, उल्टा, शटर स्पीड शुड बी हाई, तभी तो उसको तुम कैच कर पाओगे क्लियरली. मैंने तुम्हें फोटो भेजा हुआ है इसमें जो स्लो स्लो में तो बिल्कुल वो आई जमा हुआ आएगा स्लो शटर स्पीड में. जैसे कि जो मूविंग चीज है ना, एनीथिंग मूविंग हैव टू हैव हायर शटर स्पीड. इस हाँ, वो आइस की तरह नजर आएगा, फिर वो आइस जमा हुआ नजर आएगा तुम्हें. हाँ, तो ये तो आइस की तरह लग रहा है. हम्म. तो अगर कोई फ्लाइंग बर्ड है तो उसका फास्ट हो गया अगर, हाँ, मूवमेंट देखे शार्प नजर आए. तो अब इस क्वेश्चन में जरा आ जाते हैं वापस, जो हम कर रहे थे. क्या था एक क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा, डिस्कस करो वन बाय वन. एफ बाई टू विल हैव मैक्सिमम डेप्थ. एफ बाई टू का मतलब हुआ एफ नंबर छोटा है, अपर्चर लार्ज हो गया. इसने बेचारे ने फोटो भी दे रखा है. एपर लार्ज लार्ज अपर्चर हो गया ना, शैलो डेप्थ होगी ना. ए तो सरासर झूठ है, ए में शैलो डेप्थ आएगा. हाँ. सेकंड में लोअर डेप्थ, ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बिल्कुल सही. हाँ, तो लोअर डेप्थ का मतलब हुआ तुम्हें पास का फोटो लेना है तो अपर्चर बड़ा कर दोगे, अपर्चर बड़ा करो ज्यादा लाइट जाएगी तो इंटेंसिटी बढ़ गई. सी ग्रेटर द डेप्थ मतलब दूर का फोटो लेना है, कम इंटेंसिटी मतलब स्मॉल लार्ज एफ नंबर हो जाएगा इसमें.
एंड एफ बाई 2.2 विल हैव अ ग्रेटर डेप्थ देन एफ बाई 18। ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो एफ बाई 18 है उसका अपर्चर कम है, तो उसका डेप्थ ज़्यादा होगा। तो ये एक बार लिख लोगे, बस इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं जनरली। सर आपने ईईसीटी का क्या मतलब बताया फिर? इसका ये जो आगे डेप्थ ईईसीटी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। वो ऐसे ही है, एटसेट्रा ऐसे लिखा हुआ, कुछ नहीं है उसका मतलब, नहीं मिस प्रिंट है कुछ, ओके सर। खाली पीली में परेशान कर रहे हैं लोग। ठीक है सर। हम्म। कौन सा क्वेश्चन? हम्म। ठीक है, ये करो, व्हील ऑफ रेड मार्क वाला कर लो। इफ इसी इसी अपर्चर वाले क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन है, a wheel with red mark on its is rolled along a straight line, what is the path that mark follows during one revolution? ये 11th क्लास में तुमने फिजिक्स में पढ़ा था, बताता हूँ। मान लो ये रेडियस आर है, और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, सपोज पॉइंट ए यहाँ था, पॉइंट ए यहाँ पे वापस आ गया, इसने पूरा एक राउंड ले लिया, एंड दिस डिस्टेंस कवर्ड इज एक्स। ठीक है, तो तीन सिचुएशन अराइज होती हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 पाई आर, एक्स लेस देन 2 पाई आर, एक्स मोर देन 2 पाई आर। ठीक है, सबसे पहली सिचुएशन, मान लो तुम्हारी गाड़ी सैंड या मड में खड़ी हुई है, और तुम उसको एक्सीलेट कर रहे हो, तो व्हील तो घूम गया है ना, मड में या सैंड में व्हील घूम रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रही है। तो कौन सी सिचुएशन होगी इसमें बताओ? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा है, और ये वाला डिस्टेंस हो गया, कार इज इन मड और सैंड, व्हील घूम रहा है लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन का नहीं हो रहा है। ये वाला कौन सा है? गाड़ी चल रही है, फास्ट स्पीड से सामने से भैंस आ गई, तूने ब्रेक लगा दिए, तो स्किड करती हुए टायर तो बिल्कुल जैम हो जाएगा, लेकिन वो स्लाइड करते हुए आगे जाएगी, तो ये भी स्लाइडिंग है। ये दोनों रोलिंग नहीं है, दिस इज द प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि अगर उसने एक राउंड कंप्लीट किया, तो उसने एक डिस्टेंस कवर्ड भी उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होती है, तो दिस इज प्योर रोलिंग। तो जब प्योर रोलिंग होगा, पॉइंट पी यहाँ पर है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये व्हील ऐसे आ जाएगा, पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एंड आफ्टर अगेन सम टाइम पी पॉइंट नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर ये टच कर लेगा इसको, मतलब पाथ ऑफ पी वुड बी समथिंग लाइक दिस, फिर ये आगे जाएगा, दिस विल मूव फॉरवर्ड। अभी तुम्हें देखने से लग रहा है कि पीछे जाएगा, पॉइंट पॉइंट पीछे नहीं जाएगा, बिकॉज ये व्हील ट्रांसलेट भी कर रहा है, ये व्हील आगे भी जा रहा है, तो ये वाला मोशन नहीं होगा जो तुम्हें लग रहा है, दिस विल बी लाइक दिस। सो दिस इज द पाथ। वो पीछे नहीं जा रहा, वो ट्रांसलेट कर रहा है, आगे भी तो जा रहा है व्हील, ये प्योर रोलिंग है, स्किडिंग नहीं हो रहा है इसमें बिल्कुल भी। ये तब होता जब ये वाली सिचुएशन होती, स्किडिंग, वन राउंड में वो पूरा डिस्टेंस कवर 2 पाई के बराबर नहीं है। सर तो जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम प्योर रूलिंग लेते हैं। यस। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके नीचे वाला, कैमरे वाला क्वेश्चन के नीचे, ये हमने क्लास में डिस्कस किया हो, वैसे कर लो फिर भी। किसका, चैताली का क्वेश्चन है ये? Imagine that you are traveling in a passenger train with 22 coaches depicted by curved black lines in the option. You're sitting in a window seat in the 19th. कितना लंबा क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर। Which option will allow you to see the engine at the front clearly through the window of your seat? तो पहला ऑप्शन जरा देखो, पहले ऑप्शन में तुम्हें बीच में ट्रेन आ जाएगी, ट्रेन के दूसरे कोचेज आ जाएंगे, तुम देख नहीं पाओगे इंजन को। फर्स्ट डायग्राम में इफ यू ड्रॉ अ लाइन between
द प्लेस यू सिटिंग, तुम यहाँ पर हो, यहाँ पे कहीं हो पी, और तुम इसको देखना चाह रहे हो, तो देखोगे कैसे इंजन को? देख नहीं पाओगे, बिकॉज यहाँ पे तो कोच आ गया, बाकी वो आ गए। ये गलत हो गया। सिमिलरली बी ऑप्शन में क्या हो रहा है? बी ऑप्शन में कैसे देखोगे? तुम यहाँ बैठे हो, ये बीच में वापस कोच आ गया, तुम्हारा व्यू वो हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। फिर और सी में क्या हो रहा है? सी में देख पा रहे हो? सी में पॉसिबल है ना, और डी में भी पॉसिबल है। एमएसक्यू भी था क्या ये? सर डी में नहीं होगा, राइट हैंड साइड पे बैठा है ना वो। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो मिस ही कर दिया मैंने। सी इज द आंसर, बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द, ये राइट साइड में बैठे हो आप। आंसर सी। और कौन सा था? सर एक बार जो ऊपर है ना वो हम्म, N89 लिखा हुआ है, उस पे 2 कौन सा? रेकॉर्ड पॉलीगन्स वाला। एक मिनट, कौन सा लिखा हुआ है? N89 लिखा हुआ है, आंसर 26 था उसका, इसके पहले है। अच्छा अच्छा, ये ऑक्टागन वाला ना? ये ऑक्टागन कर लो एक बार। ऑक्टागन के अंदर हेक्सागन है, वही है ना? हाँ जी सर। चलो करो। किसका? 120 होता है, उसका फॉर्मूला है ना, सम ऑफ एंगल होता है n-2 × 180, और नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो तो ईच एंगल आ जाता है। ईच एंगल का फॉर्मूला लिख लो, काम आएगा ये। अगर तुम दो ऑप्शन रूल आउट कर पाओगे तो उसको आंसर कर देना, ठीक है, चिंता मत करना उसकी। कुछ रिस्क लेके चल लेनी पड़ेगी, कैलकुलेट रिस्क। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं आ रहा फिर भी आंसर कर दिया, वो मत करना। सर आप ये मुझे बोल रहे हम्म। हो, सबको बोल रहे हो या सिर्फ मुझे बोल रहे हो? मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड बोल रहे हो? नहीं नहीं, जनरली बता रहा हूँ मैं। अच्छा ओके। सम कैलकुलेट रिस्क यू नीड टू टेक, ये ऑक्टागन ही है ना? हाँ। यस सर। नॉनागन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एंगल निकाल लो दोनों का। हेक्सागन तो मालूम है 120 होता है, और इसमें 9 - 2 × 180, 140। 140 आ रहा है। तुम पूछा है क्या है वैसे? पेरीमीटर ऑफ द ग्रीन शेडेड पोर्शन। ग्रीन शेडेड पोर्शन में 8 साइड तो उसकी अपनी हो गई, और 5 साइड तुम्हारी हेक्सागन की हो गई। नहीं, उससे तो तुम्हें साइड निकालनी है। तो ये 60 हो जाएगा, और ये 140, तो ये कितना हो गया? 50। एंड दिस इज 2। हाँ, ये 140, अच्छा तो 41 है ये, सॉरी। तो ये पूरा 140 है। हम्म। तो ये 40 आ गया। ये 140 है ना, यहाँ से यहाँ तक, नॉन आंगन की साइड।
तो ये 2 दे रखा है, वो लेनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं कर पाओगे तुम। दोनों की साइड इक्वल लेनी पड़ेगी इसमें। तो साइड दोनों की इक्वल ले लो, ए ए ए ए। नहीं, 2 कैसे आ गई? 1 मिनट। ये 1 मिनट सुनो ना, ये 60 है, और ये स्ट्रेट है क्या, ये वाली लाइन? ये पूरी लाइन स्ट्रेट नहीं सर है ना? हम उस नॉनागन का एक्सटीरियर एंगल निकाल के वो निकाल सकते हैं। कौन एक सा? एंगल सोचो, नॉनागन का जो एक्सटीरियर एंगल होगा। ये वाला? नहीं, एक्सटीरियर जो मतलब उसके, हाँ, ये ऊपर जहाँ पे ए लिखा हुआ है आपने, ये नॉनागन का एक्सटीरियर सर। हाँ। ये पूरा पता है मेरे को, 140 है ये तो। हाँ, तो फिर उससे, अच्छा ओके, ये यहाँ पूरा कुछ नहीं 1, सर, अच्छा हाँ। उससे नहीं होगा ना ये। सर बट अगर हम उसको 2 मान रहे हैं दोनों को तो फिर उससे तो हो जाएगा। किसको 2 मान रहे हैं, इसको? इस जो ए है उसे। ए को 2 क्यों मानेंगे अब, वही तो बात है। ये तो ये बोल रही है कि ट्रायंगल देखने में सिमेट्रिकल लग रहा है। ये तो ऑब्जर्वेशन से कर रही है भाई, ऑब्जर्वेशन से मैं नहीं कर पाऊंगा जब तक इसको वी डोंट प्रूव इट 16। वही तो बात है, ये 60 है वाला। कौन सा? ये 60 है भाई, वैसे ऑब्जर्वेशन से तो 2 आ रहा है, तो 26 आंसर आ सर रहा है। हाँ, तो 8 साइड तुम्हारी इसकी है, 5 साइड इसकी है, इंटू 2, 26। लेकिन वो 2 क्यों होगा? A 2 क्यों आ रहा है? हाँ, तो इफ यू अज्यूम दैट देन तो यू कैन आंसर दिस। सर मैं समझ गई वो क्यों आ रहा है A2। हम्म। देखो, हम यहाँ से 140 माइनस 120 करेंगे तो वो जो एंगल निकलेगा वो निकालो एक बार। ये वाला? हाँ, ये 20 आ गया। हाँ, और सिंस दोनों ए हैं तो फिर उन दोनों का एंगल सेम हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये एक। ये तो 20 है, ये हाँ, आइसोलिस क्यों और हो गए? सर ए ए वाली जो हेक्सागन और ये नोनागन और ये? को, हाँ अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये दोनों एंगल सेम हो गए। ये वाला और ये वाला सेम हो गया। हाँ, 80 80 हो गए। 1 मिनट, इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ। अब देखो, हाँ, वो वाला 20 हो गया। ये ये 20 है ना? और वो दोनों 80 हो गए। ये 80, और ये भी 80। ये तो स्ट्रेट फिर लाइन है। 180 100 हो गया वो। ये हो गया 100, ये है और ये 40। ऑलरेडी हमने 40 निकाल रखा है, दूसरा वाला भी 40 हो बस, गया। अब ये हुआ ना बात, ऐसे होना चाहिए तब 2 आएगा ये था प्रॉपर तरीका। तो A 2 आ गया, फिर तो हो ही गया सॉल्व। और सर इससे ऊपर वाला एक जो वॉल्यूम ऑफ शेडेड प्रिज्म है वो भी हाँ, बता वो भी दो। कर लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शेडेड प्रिज्म। सर उसमें जो नीचे वाला प्रिज्म है उसका एरिया निकाल देंगे और सबसे कॉर्नर वाले प्रिज्म का एरिया निकाल देंगे, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा क्या? हाँ, आना चाहिए, बिकॉज वो आधा हो जाएगा ना फिर। मतलब पूरा जो क्यूबॉइड है, मतलब है उसका आधा, हाफ करके दोनों को माइनस कर सकते हैं वो भी। मेरे को समझ में नहीं आ सर, एक बार समझा दो। करते हैं, ये लिख लेना। दिस इज 6, 6 and 6। This is 8, this would be 6. This is 8, this would be 6.
अब जो ये सबसे ये वाला जो प्रिज्म है ना 1, ये 6 हो गया ये। तो दिस प्रिज्म इज लाइक, ये 90 डिग्री हो गया है ना। दिस इज 6, दिस इज 8, दिस वुड बी 10। बात समझ में आ रही है? 6 स्क्वायर प्लस जी 8 सर। स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम निकालना है तुम्हें, इसका तो वॉल्यूम निकल सकता है। इसकी हमें लेंथ दे रखी है 50। तो इसका वॉल्यूम तो निकाल लोगे ना। 1200। स्क्वायर बना के आधा कर दो, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा LBH। एल बी सर एच तो के हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू 50 कर लेंगे ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। नहीं LBH करके निकाल के उसको आधा कर दो ना। ठीक है सर। या एरिया से भी कर सकते, ठीक है, एरिया से कर लो। ये मैंने इसका जो नंबर 1 मैंने लिखा है ना, इसका निकाल लिया वॉल्यूम। फिर हम इसका निकाल लेंगे, आधा हो जाएगा। और फिर इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 1 एंड 2 को माइनस कर देंगे, पूरे में से थर्ड आ जाएगा। सर 2 का हाँ तो एरिया कैसे निकलेगा? 2 भी निकाल, 2 भी इजी है बहुत। ये तो निकालो कितना आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया हो गया इंटू द, 1200। कितना आ गया? 1200। ओके, कर दी ना 50 से। अरे प्रिज्म नहीं है तुम ऐसा अज्यूम करो जैसे क्यूबॉइड है। ये क्यूबॉइड का एरिया कितना होता है LBH, उसको आधा कर दिया। LBH को आधा कर दो ना, इसको कंप्लीट मान लो। हाँ क्यूबॉइड का आधा ही तो हुआ ही है LBH का। LBH का आधा कर दिया ना, तो कितना आ रहा था 1200। हाँ जी सर। 1200 आ गया। अब 2 का कैसे निकालोगे? ये कितना था 6, तो ये ट्रिपीजियम हो गया 2 वाला। तो हम डायरेक्ट ही क्यों नहीं निकाल लेते इसका ट्रिपीजियम बना के? सर उसकी हाइट नहीं पता मेरे को बस। अच्छा, तो वो निकाल हाइट नहीं सकते आ हैं ना रही समझ। परपेंडिकुलर डाल के ऐसे, क्या? बट कैसे निकलेगी सर, हमें बेस तो नहीं पता। ये अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं ऐसे, तो ये पूरा क्यूबॉइड बन जाता है ना। तो उसको आधा कर दिया LBH करके। हम्म। अब 2 का कैसे निकालोगे? 2 के लिए तुम्हें ये वाली हाइट चाहिए होगी ना। लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये 6 है, ये 8 है। हाँ सर। और हमें बेस भी नहीं पता। हाँ तो हाइट निकालना पड़ेगा ना मुझे ये। अरे ये पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, तो लेंथ तो निकल आएगी ना, ये पाइथागोरस से आ जाएगी। ये तो हट गया, हटा देता हूँ मैं इसको। इसका मैं तुम्हें फ्रंट व्यू बनाता हूँ एक बार ना। ये किस टाइप का बन रहा है, 8 6 8 है ना। एंड दिस ऑल्सो वी डोंट नो। ये तो निकाल सकते हैं ना हम। ये वाला, ये बेस तो आ जाएगा, कितना आ रहा है ये? 6 8 का 10 था ये, तो ये 30 हो जाएगा। और ये 20 हो जाएगा। जरा देखो ये बात समझ में आ रही है? ये 12, ये 16। पाइथागोरस से ये आ जाएगा 20। फिर ये है 18, और ये है 24। तो पाइथागोरस से 30 आ जाएगा। अब हाइट के लिए क्या करूंगा?
ये x, ये y, ये 20, ठीक है, ये h, ये h। तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नहीं, वापरे की कोई बात नहीं है, हो जाएगा। अगर इजी होता, अगर दोनों डायमेंशन सेम होते, अगर ये 8 और ये 8, ये भी 8 होते तो बहुत इजी था हमारे लिए। ये 8 इजी नहीं है, ये ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें। 3 अननोन 3 इक्वेशन आ गई ना, हो जाएगा अब तो सॉल्व, एच आ जाएगा। तो फिर इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द हाइट। फिर 3 इक्वेशन आ गई ना, 3 अननोन, सॉल्व कर लोगे इजीली। और टाइम लगेगा इसमें। पहले एक्स वाई आएगा, दोनों को माइनस कर दो, बट आई डोंट थिंक इतना लंबा यूसीड में आएगा। आयता या छोड़ देना। 64 माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई हटा दो, 10 माइनस एक्स, कितना हो गया ये, 28। वाई स्क्वायर इज 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ गई, हो गया। कट गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20x इज इक्वल टू, एक्स आ गया 3.6। द मोमेंट एक्स इज 3.6, हाइट आ जाएगी यहाँ से। नहीं, फिर तो हाइट आने के बाद तो आ गया ना ट्रिपेजियम का एरिया इनटू द। तो हाँ इसे तो हम ऐसे कर साइड। सकते हैं कैसे, कि वो जो शेडेड रीजन है उसके साथ वो जो ऊपर वाला प्रिज्म है, दोनों को मिला के एक प्रिज्म बनाए। नहीं मैं तो ये सिर्फ सोच दो रहा था कि को। हमने 1 और 2 बेकार में निकाला, सीधा मैं इसकी हाइट निकाल देता, इसकी भी तो हाइट सेम आएगी ना, उसकी भी तो हाइट सेम आएगी। तो जो पूरा प्रोसेस है वो बेकार था। ये जो हम कर रहे थे ना, ये हम सीधा सीधा थर्ड के लिए कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड जिसका, सॉरी, जिसका हमें निकालना है ना, सेकंड वाला से। वो ये 10 होगा, ये 20 होगा, एंड यू फाइंड इसका हाइट, बात खत्म। ओके इसको कर सर। लेते हैं, वो इजी था। जो प्रोसेस हमने फर्स्ट और थर्ड, वो जरूरत ही नहीं थी, थर्ड का सीधा सीधा निकाल लो, 10 20 एंड देन मल्टीप्लाई। अरे ये सीधा हो गया, हमने लंबा कर लिया था। उससे नहीं आएगा। तो मैं ये कह रही थी, अगर हम पहले दो को कंबाइन करके प्रिज्म बना ले और वन को पहले मैं, वाले का प्रिज्म का तो तुम एरिया माइनस सीधा कर दे। सीधा हाइट तो चाहिए ना तुम्हें। अच्छा, पहले दो को कंबाइन कर लें। हाँ, तो उसमें प्रिज्म के लिए हाइट नहीं चाहिए होगी हमें। हाँ ये बेटर है। फर्स्ट एंड टू का निकाल लेते हैं, 1 2 का पूरे, नहीं नहीं, 1 और 3 का निकालो, 1 का माइनस कर दो, तो उसमें हाइट नहीं चाहिए होगी ना फिर तुम्हें। 1 + 3 का निकाल लो, और 1 का निकाल लो, 1 का तो निकाल लिया था ना हमने। 1 1 इसका पूरे का निकाल लो, ये हाँ, गॉट 1 इट ये सर। था छोटा छुटको, इसका निकाल लो ना। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 12। तुमने पहले नहीं बताया, इतनी मेहनत करवा दी मेरे से। ये आ गई ना इसका तो वॉल्यूम, राइट ट्रायंगल है। देखो कितना आ रहा है, कर लो इसको अब। 4800, ठीक है। और उसका कितना निकाला था, आंसर क्या है इसका। अरे ये आ गया, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब मैं इसको बाय 6 कर दूं तो मेरे को इसकी लेंथ मिल जाएगी क्योंकि सबकी तो इक्वल हाइट है। वो अच्छा, वो बेटर है। नहीं, वो आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, बट हाइट की जरूरत नहीं पड़ी ना, अगर स्ट्राइक नहीं करते तो कर लेते थे। हाँ हाँ।
और कौन सा क्वेश्चन था? वही नंबर सीक्वेंस वाले थे ना? कौन सा था? वन 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 टू? कौन सा क्वेश्चन है? मेरे पास है ही नहीं। अच्छा ये रहा। डैश। दिशा तो डाउट भेज के गायब हो जाती है। मैं इनफैक्ट भूल गया था, इसने पहले बहुत पहले भेजे थे। देखो इस नंबर सीरीज में क्या हो रहा है। इफ यू डिवाइड दिस नंबर बाय दिस तो क्या आता है? 720 बाई 120 कितना होता है? 6। 120 को तुम 24 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5। इसका मतलब इसको डिवाइड करने से क्या आना चाहिए? 4। ये दिल मांगे मोर 6 आ गए ये। सर फिर सेकंड नंबर 3 नहीं होना चाहिए? हाँ क्या? मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 फिर आ तो 3 गया, 3 आ मतलब। गया ना ये। सीक्वेंस में चल तो रहा हाँ। है। पूरा सीक्वेंस अच्छा। बन रहा है ना। ओ। ओके ओके। ऐसा होता है बस। वो ये भी कर लो, फोर्थ क्वेश्चन भी कर लो। 78359 जो पैटर्न बनता है ना, निफ्ट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसे गिफ्ट अच्छी रैंक आएगी ना। सोचो इसमें। 783:59। ये कौन है? सैमसंग SM M176B, बिना नाम। सर मैं हूँ। अच्छा ओके क्या पैटर्न बन रहा है इसमें जरा देखो। डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आ रहा है? नहीं। परफेक्ट टू प्लान का बैक करके इसको मतलब करके याद करा। फर्स्ट टू डिजिट को मल्टीप्लाई करो, थर्ड को ऐड कर दो। मल्टीप्लाई फर्स्ट टू डिजिट्स एंड ऐड द थर्ड वन। इट विल 5 into 7 plus 9. So this would be 6 into 6 plus 6. 42. क्वेश्चन 33 देख लो, डस्टबिन वाला। कौन सा 10? किसने? दिशा ने? अच्छा वो ठीक है ठीक है। 10, 11, 14, 23, क्वेश्चन मार्क, 231, 131। हो गया।
27. 1 into 3, 3 into 9. अब नेक्स्ट डिफरेंट 27 का आना चाहिए. तो दिस नंबर हैज टू बी 23 प्लस 27, दैट इज 50. और फिर 27 इंटू 81 आना चाहिए. 50 प्लस 81 इज 131. हो गया. क्या है सीरीज 1? 105 क्वेश्चन मार्क. फिफ्टीन को से डिवाइड किया 105 को, कितना आ रहा है? 7. इसको किया 5, इसको किया 3, इसको किया 1. 9 होना चाहिए. जब बड़े नंबर एकदम से बड़े होने लगते हैं ना, तो इसका मतलब, हाँ, तो ये हो जाएगा 105 इंटू 9, 945. अच्छा अच्छा अच्छा. ये तो मैंने सॉल्यूशन भेज दिया है, क्लास में करा दिया मैंने, सॉल्यूशन भेज दिया इसका. चलो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा. A vehicle with wheel arrangement is shown in figure. व्हील 3 एंड व्हील 2 में कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस? व्हील 3 एंड व्हील 2 में कितना डिस्टेंस है? 170 है ना. तो ये डिस्टेंस 170 है. तो इसे रोम्बस, तो ये आधा डिवाइड हो जाएगा, तो ये जाएगा 85. व्हील 2 और सेंटर में कितना डिस्टेंस है? ये वाला दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक. द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय व्हील 2 इज 180, है ना. ये 180 है. और व्हील 1 एंड व्हील 4 में कितना डिस्टेंस है? अच्छा, पहले तो ये निकाल सकते हो ना पाइथागोरस. ये 180 कितना है? नहीं, ये नहीं है 180. दिस इज नॉट 180. ये 525. 180 क्या दे रखा है? व्हील 1 एंड 2 के बीच का डिस्टेंस. ये 180 है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 180 हो जाएगा. इस वाले ट्रायंगल पाइथागोरस लगाओ पहले, तो ये x आ जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 85 स्क्वायर इज इक्वल टू 180 स्क्वायर. जो मैंने शेड किया ना. And once you know this x, then you can find the radius of the circular path. एक्स स्क्वायर ही चाहिए, कैलकुलेट मत करो इसको. फिर लगा दो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 525 प्लस 85 प्लस एक्स स्क्वायर. बड़ा जो ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल, ओ ए बी. ओ ए बी मैंने लगा दिया. तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आ जाएगी. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट. और कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना.
I'll solve and send you back. Okay, sir. Thank you. Okay.